इसमें और मॉडल नहीं है क्या? 2 ही मॉडल है? अच्छा ठीक। इसमें स्पायरल मॉडल नहीं है। एक हाँ जी, बताना। डाउनलोड नहीं? कहाँ पे है भाई? अच्छा यहाँ पे। शायद आएगी ना। ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। HDLC के डिफरेंट मॉडल को उसके अप्रोच के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मॉडल बोलते हैं। अब क्या है डिफरेंट मॉडल देखते हैं। अब जैसे वाटरफॉल मॉडल ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि क्या वाटरफॉल क्या होता है? झरना होता है ना। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई जैसे क्या है, पहाड़ से कोई पानी गिर रहा है नीचे, तो इसका मतलब अप्रोच उसका ऐसा है कि अगर पानी को हम ट्राई करें ऊपर भेजना, नहीं जा पाएगा, नहीं, तो इसका मतलब डाउनवर्ड है। जो अप्रोच है उसका क्या है? फॉरवर्ड है, बैकवर्ड में नहीं। इसलिए इसका वाटरफॉल मॉडल दिया गया। अब देखो इसमें क्या बोलता है, देखो इसने बनाया भी है डायग्राम ऐसे कि अगर मान लो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग से कर रहे हैं, फिर हम प्रोसेस किस में घुस जा रहे हैं? एनालिसिस, फिर डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि आगे अगर हम कोई अगर फेज कंप्लीट कर लें, इसमें कोई कंप्लीट अगर फेज कर लें, फिर सेकेंड फेज में पहुंच गए, तो रिवर्स हम प्रीवियस फेज में हम नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस चल रही है, वो तब तक चलेगी जब तक फिक्स ना हो जाए। अगर फिक्स हो गई और फिर जब डिजाइनिंग होने लगी, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते। इसका ड्रॉबैक है किसका? वाटरफॉल मॉडल का। और इसका बेनिफिट भी यही है कि हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते, इसलिए इसका क्या मिल सकता है हमें? स्टेबल प्रोडक्ट। जैसे कोई मॉड्यूल है, अगर रिक्वायरमेंट एकदम फिक्स हो गई तो डेवलपमेंट भी एक प्रोसेस, एक स्टेबल के साथ चलेगा ना, कि भैया आप एक रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई है, अब डेवलपमेंट हो रही है, तो इसमें कोई चेंजेस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। न्यू चेंजेस डजंट एक्सेप्ट। देखते हैं, देखो अब क्या बोल रहा है? बिफोर स्टार्ट द वाटरफॉल मॉडल आई विल सजेस्ट यू चेक दिस पोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कुछ नहीं, सारे मॉडल किसे हैं? HDLC के। तो ये बोल रहा है कि भैया हम पहले ये पढ़ने से पहले आप क्या देख लो? HDLC के। ठीक है, अब देखते हैं इसके वाटरफॉल मॉडल क्या है। वाटरफॉल मॉडल इज ट्रेडिशनल मॉडल। इसको हम ट्रेडिशनल मॉडल, क्योंकि ये फर्स्ट मॉडल है। जब HDLC पिक्चर में आया तो उसके बाद पहला कौन सा आया? वाटरफॉल मॉडल। इसलिए इसको ट्रेडिशनल मॉडल कहते हैं। ओल्ड मॉडल भी हो सकते हैं या नेचुरल मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इट इज ए आकार सिक्वेंशियल डिजाइन। ये ए के ए का क्या मतलब होता है? एज नोन एज। इसका मतलब इट इज एज नोन एज क्या बोला जाता है? सिक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस। मतलब ये सिक्वेंशियल है, एक सीक्वेंस में चलेगा। एक कहाँ से? 0 से लेके मान लो 5 तक, या 1 से लेके 6 तक, या 10 तक। मतलब 1 से लेके, ये सिक्वेंशियल है ना, कि 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। पहला कंप्लीट होगा तो सेकंड, ऐसा भी नहीं पहला कंप्लीट होकर जंप करके चौथा चला जाएगा।
जो इन्होंने अप्रोच दिया उसी सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं? सबको आ रही है? देखो मैनुअल तो पढ़ने में बहुत इजी है, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ कि अप्रोच अगर आपको मैनुअल के बारे में अगर पता हो गया तो ऑटोमेशन इजीली आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जो आप ऑटोमेशन करोगे वो मैनुअल को ही ओवरकम करने के लिए किया जाता है, बस रिग्रेशन के लिए ही करोगे, बाकी और ऑटोमेशन की फिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैनुअल की फिजिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या ह्यूमन का लॉजिक लगता है, ह्यूमन का लॉजिक लगता है ना, लेकिन जहाँ ह्यूमन की लॉजिक लगती है वहाँ पे टूल यूज नहीं होता। एक बात बता, तो मैनुअल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। ये भी हो सकता है कि आपको ऑटोमेशन के लिए हायर करें, बट आपसे क्या कराएं? मैनुअल। बट वो मल्टीपल आपके पास स्किल्ड है तो आपको हायर करते हैं। इन केस मान लो वो प्रोजेक्ट 2 साल स्पेंड कर गया, अब उसमें फिजिबिलिटी किसकी आ गई? ऑटोमेशन की। आपको ये समझ में आ रहा है कि स्क्रैच से जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें ऑटोमेशन फिजिबिलिटी है? नहीं है भाई। किसी कंपनी में जाओगे, अगर किसी को प्रोजेक्ट मिला तो आप एज ए ऑटोमेशन जाओगे तो आपको ऑटोमेशन नहीं कराएंगे भाई, पहले मैनुअल कराएंगे। जब वो 2 साल 3 साल स्पेंड कर जाएगा, जब कुछ मॉड्यूल स्टेबल हो जाएंगे तब फिजिबिलिटी आएगी ऑटोमेशन की। इतना समझना, पिक्चर में है ही नहीं। ये बताओ जो एप्लीकेशन पिक्चर में है ही नहीं उसको क्या ऑटोमेट करोगे यार? आप सिंपल सी बात समझ में आ रही नहीं? जो पिक्चर में है ही नहीं उसको क्या ऑटोमेट करोगे? आप यूआई को ही तो ऑटोमेट करते हो ना सेलेनियम थ्रू। तो अब वो 2-3 साल स्टेबल, जब 2-3 साल स्पेंड कर जाएगा वो प्रोजेक्ट, ठीक है, तब हम ऑटोमेशन में स्विच करते हैं। और ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट पे आउट अच्छा होता है, और मैनुअल का भी सेम ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दोनों स्किल्ड है तो कोई एक मैनुअल वाला बंदा 6 लाख पे वर्क कर रहा है, एक ऑटोमेशन वाला 10 लाख पे कर रहा है, तो आप 15 लाख डिजर्व करते हो। दोनों आना चाहिए, और मैनुअल तो मस्ट है, क्योंकि प्रोजेक्ट भैया पिक्चर में है ही नहीं तो क्या डेवलप क्या बनेगा? तो उसको मैनुअल ही चेक करोगे ना यार। मैनुअल लॉजिक के साथ चेक करोगे क्या इशू है क्या नहीं, रिक्वायरमेंट चेक करो। कोई मशीन अगर ऐसा करने लगे तो पॉसिबल ही नहीं है, आने वाले 15-20 साल तक भी कोई पॉसिबल नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट नए हैं। मैनुअल टेस्टर की फिजिबिलिटी हमेशा रहेगी, हमेशा। और लेकिन हाँ, ऑटोमेशन में बहुत सारे टूल चेंज हो रहे हैं। देखो सेलेनियम है ना, साइप्रस है, प्लेराइट है, बहुत सारे है, QTP है, और 2-3 आ जाएंगे AI टूल। तो आपको आपके लिए दोनों मस्ट ऑटोमेशन, इसलिए क्योंकि अगर आपको अच्छा खासा पैकेज लेना है तो ऑटोमेशन मस्ट है। स्किल तो होना चाहिए। अगर मल्टीपल स्किल है तो क्या प्रॉब्लम है यार? बस पैकेज आप जैसा स्किल अपने आप को डेवलप करो उस हिसाब से पैकेज लो। लेकिन मैनुअल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी तो बोर हो रहे होगे, लेकिन यही काम देगा, मेन यही काम देगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। इन विच हाँ चालू है। मैं तो कहता हूँ क्लास रेगुलर लो, रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत है। रिकॉर्डिंग कोई सुनता नहीं है वैसे, हाँ भूल गए तो सुन लो। रिकॉर्डिंग इसी प्रोसेस से, मान लो 4 महीने बाद चीजें याद नहीं रहती तो सुन लेते हैं। ठीक है, विच देखो उसके आगे का, इन विच द प्रोग्रेस इज सीन एज ए फ्लोइंग डाउनवर्ड लाइक ए वाटरफॉल। जूम करूं क्या? देखो यहां पे देखो, मैं हाईलाइट करता हूं, ये देखो यहां पे देखो, लाइक ए वाटरफॉल थ्रू द डिफरेंट फेजेस सच एज द रिक्वायरमेंट के। सारी चीजें वही है जो हमने डिस्कस किया किसमें? HDFC में। लेकिन ये डाउनवर्ड, कोई अगर फॉरवर्ड में हम चले गए तो रिवर्स बैक नहीं कर सकते। इसका ड्रॉबैक भी है, इसका क्या एडवांटेज भी है। अगर हम डाउन बैक नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब हम न्यू चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
हमें एक स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसके आगे देख लेना, एडवांटेज देखते हैं। ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, वाटरफॉल मॉडल के बारे में अगर एक्सप्लेन कर सकते हो, इट इज ए सीक्वेंशियल मॉडल, वी कैन नॉट गो बैक, वी कैन नॉट एक्सेप्ट न्यू चेंजेस, ये वन लाइन एक्सप्लेन कर सकते हो। एडवांटेज के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो नया एडवांटेज का पहला पॉइंट क्या है, रिक्वायरमेंट डू नॉट चेंज नॉर डज डिजाइन एंड कोड, सो वी गेट ए स्टेबल प्रोडक्ट। इसमें अगर चेंजेस एक्सेप्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा या डिलीवर होगा। अगर कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं है तो रिक्वायरमेंट फिक्स है, तो उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे ही तो डेवलप होगा ना, तो स्टेबल प्रोडक्ट की क्या है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दूसरा, दिस मॉडल इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट। अब देखो ये सिंपल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि देखो अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस चल रही है तो हमारे रिसोर्स किसकी जरूरत पड़ेगी, केवल जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जरूरत होती है। इसमें कहीं भी टेस्टर और डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर मान लो 15 टीम बन रही है तो हम भैया 2 ही टीम के साथ पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट फिक्स करेंगे। मान लो हमें एक छोटा एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम वाटरफॉल मॉडल फॉलो करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यार मेरे पास बजट के अकॉर्डिंग पहले मैं दो प्रोडक्ट टीम को हायर किया, यार ऐसा करो पहले रिक्वायरमेंट देख लो, उसके बाद फिर क्या है प्लानिंग, जब हम प्लानिंग डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद हम क्या हायर कर लिए, डिजाइनर, आउटसोर्स कर लिए डिजाइनर। यार मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, डिस्कस कर दिया, उसको पे आउट करके हमने क्या करा, बना दिया डिजाइन। वाटरफॉल मॉडल अब भी यूज होते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है ना। देखिए मॉडल देखो डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट मॉडल यूज होते हैं, अभी भी यूज हो रहे हैं। और ये 4 ही मॉडल बताएंगे हम, कौन कौन से, वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, स्पाइरल मॉडल और एजाइल मॉडल। एक मॉडल और आता है प्रोटोटाइप, वो कभी यूज होता नहीं, इसलिए हम ये मॉडल फालतू में एक टाइम जाएगा, इसलिए 4 मॉडल हमेशा पूछते ही है और ये अभी भी यूज हो रहे हैं। बस कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि कौन सा मॉडल वो अडॉप्ट किए, और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी वेरी करती है, बिल्कुल प्रोजेक्ट वेरी करती है। जैसा प्रोजेक्ट होगा, स्मॉल होगा तो वाटरफॉल मॉडल से काम चला लेंगे। कोई जहाँ पे कुछ चेंजेस एक्सेप्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट डिलीवर नहीं हो रहा तो वी मॉडल कर लेंगे। जहाँ पे रिस्क एनालिसिस है, मान लो पेमेंट का कुछ एंगल है, वहाँ पे स्पाइरल मॉडल, क्योंकि वहाँ पे हमें टेस्टिंग ज़्यादा करनी है तो स्पाइरल मॉडल घुसा दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्पाइरल मॉडल घुसा देते हैं। एजाइल सदाबहार मॉडल, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए भी है, सबके लिए हम एजाइल मॉडल यूज कर देते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल बोल सकते हैं ना मॉडल, क्योंकि परफेक्ट मॉडल है एजाइल, इसलिए 90% यूजर क्या करता है, अडॉप्ट एजाइल यूज करता है, क्योंकि अप्रोच ही बता देता है यार ऐसे ऐसी चीजें हैं। उन्होंने एक सीक्वेंस बता दिया कि ये चीजें होगी, अब क्या होगी वो बता दें। फिर देखते हैं क्या सेकंड, थर्ड, रिक्वायरमेंट रिसोर्स टू इंप्लीमेंट दिस मॉडल आर मिनिमम। देखो रिसोर्स कितना होंगे, मिनिमल होंगे। हम कम रिसोर्स में भी हम ये स्टार्ट कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम रिसोर्स से भी स्टार्ट। इतनी बात समझ में आई। लास्ट पॉइंट क्या है, एवरी फेज हैज ए स्पेसिफिक डिलीवरेबल। इसका मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस चल रही तो हम डिलीवरेबल क्या होगा, एनालिसिस। उसके बाद अगर डिजाइन हो रही तो उसको हम कंप्लीट करके डिलीवर कर क्या देंगे, डिजाइन। देखो इट गिव हाई विजिबिलिटी टू प्रोजेक्ट मैनेजर एंड क्लाइंट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये विजिबिलिटी देता, विजिबिलिटी तो सारे मॉडल देते हैं, ये कॉमन आप पॉइंट मान सकते हैं, लेकिन ये जो एवरी फेज है जो स्पेसिफिक डिलीवर, ये पॉइंट इसका है। बात समझ में आई। इट इज एडवांटेज, क्या कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग इज नॉट पॉसिबल। इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, ये पूछते भी हैं और यही जानना चाहता है इंटरव्यूअर। और एक पॉइंट और है, इट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी चेंजेस। ठीक है, देखो वी कैन नॉट गो बैक एंड चेंज रिक्वायरमेंट वंस द डिजाइन स्टेज इज, मतलब डिजाइन अगर पहुंच गया तो वो गो बैक नहीं करते, या डेवलपमेंट हो रही तो डिजाइन में कम बैक नहीं आ सकते।
सेकेंड क्या है, चेंज इन रिक्वायरमेंट लीड टू चेंज इन डिजाइन एंड कोड विच रिजल्ट डिफेक्ट इन द प्रोजेक्ट ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द फेज। क्या बोला है ये, देखो, चेंज इन रिक्वायरमेंट लीड टू चेंज टू द डिजाइन एंड कोड। इसका मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई चेंजेज हो रहे हैं तो किस में हो सकते हैं पॉसिबिलिटी चेंज, डिजाइन में भी हो सकते हैं और किस में हो सकते हैं, कोड में भी चेंज होंगे। तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं। बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द एंड रिजल्ट ऑफ वाटरफॉल मॉडल। देखो यहां से हाईलाइट कर देता हूं, इसमें तो 4 पॉइंट है, लेकिन आप 2 पॉइंट बता दोगे इनफ। एक गो बैक और एक डज नॉट एक्सेप्ट एनी चेंज। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप 3-4 पॉइंट बता दोगे। अगर आपने 4 पॉइंट यहाँ पे तो 4 पॉइंट बता दो, कोई बुराई नहीं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, द एंड रिजल्ट ऑफ द वाटरफॉल मॉडल मे नॉट बी फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट। फ्लेक्सिबल के लिए नहीं, एक स्टेबल रिक्वायरमेंट के लिए है, लेकिन फ्लेक्सिबल के लिए, फ्लेक्सिबल बात समझ में आ रही है कि कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए फ्लेक्सिबल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इन टर्म ऑफ द टेस्टिंग टेस्टर, यहां से देखो, in term of the testing tester involved only in the testing phase, requirement or the tester in the requirement phase, it can't be modified even though we identify that there is a bug in the requirement। ये कह रहा है कि अगर टेस्टर इन्वॉल्व है किसमें, टेस्टर में, तो रिक्वायरमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब जैसे हम अलग मॉडल में क्या करते हैं कि हम अर्ली टेस्टिंग कर लेते हैं ना, यहां नहीं कर पाए। जो हमारा प्रिंसिपल क्या है, अर्ली टेस्टिंग, यहां पे हम पॉसिबल नहीं है। किसमें, वाटरफॉल। हम एनालिसिस से इन्वॉल्व ही नहीं होते, हम किसमें इन्वॉल्व होंगे, टेस्टिंग फेज। इसलिए अर्ली स्टेज में जो भी इशू आते हैं ना, उसको हम फिक्स नहीं कर पाते, किसमें, वाटरफॉल में। बट हाँ, रिक्वायरमेंट जो भी हमें मिलेगा उसमें चाहे चेंजेज हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे को रिक्वायरमेंट क्या होगी, स्टेबल होगी। नेक्स्ट फेज में जाएंगे तो इशू नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, इट इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं। एक फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं, जहां पर रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है उस प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं। देखो वाटरफॉल मॉडल, देखो, कैन बी यूज ओनली व्हेन द रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल नोन एंड फिक्स। रिक्वायरमेंट फिक्स होगी, उसके लिए वाटरफॉल मॉडल यूज करें। अच्छे से रिक्वायरमेंट हमें जानकारी होगी और फिक्स होगी, तभी हम क्या यूज करेंगे, ठीक है ना। ये देख लेना, इतनी बात समझ में आई। वाटरफॉल मॉडल अभी भी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए यूज होते हैं। जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होते हैं ना, जिसमें रिसोर्स की कॉस्ट इफेक्टिव, ये सारी चीज़ें अगर क्या होते हैं पिक्चर में आते हैं, तो हम उसको यूज करते हैं क्या, वाटरफॉल मॉडल। अभी भी करंट टाइम में वाटरफॉल मॉडल, भले क्या ये ओल्ड मॉडल है, लेकिन अभी भी हम इसको यूज करते हैं। और ये इंटरव्यूअर पूछता भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूज हो रहा है इसलिए पूछता है। एजाइल तो पूछेगा ही पूछेगा, जो यूनिवर्सल है वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन वाटरफॉल मॉडल भी पूछते हैं, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं वी मॉडल। सेकंड आ जाते हैं क्या, वी मॉडल। वी मॉडल में क्या है मालूम है, इसको टेस्टिंग मॉडल भी बोलते हैं। इसको क्या, टेस्टिंग मॉडल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिजाइनिंग और कोडिंग होती रहती है, सेपरेटली हम क्या करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं। क्या करते रहते हैं, टेस्टिंग भी करते रहते हैं। जब हमारा वाटरफॉल मॉडल आया, ठीक है,
तो इसमें क्या सबसे ड्रॉबैक क्या था यार, मान लो क्लाइंट को क्या चाहिए, यही चाहिए ना, फ्लेक्सिबल चाहिए यार। मान लो 1 महीने बाद मेरा मूड बदल गया, तो मेरा मूड कुछ चेंज होते रहते हैं ना कि यार नए, मान लो मेरे किसी यूजर ने बोला यार ऐसा कर दो, तो वाटरफॉल के लिए तो प्रॉब्लम है ना। एक बार डेवलप हो गई, फिर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, या डेवलप होने के बाद डिप्लॉय हो गया, देन फिर कह रहा है कि यार ये चेंज कर दो। फिर स्टार्ट से क्या करो, वही चीजें करो जो हम पहले कर सकते थे। पहले रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते, चेंज करके हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते थे, पहले फिक्स कर देते यार चलो ठीक। लेकिन कुछ नए चेंजेज आ रहे हैं तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, किसके अंडर, वाटरफॉल। तो उसके लिए अगर हम कोई फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट के लिए चाहिए हमें कि यार क्लाइंट बोला, किसके लिए हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्लाइंट के लिए बनाएंगे ना यार, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल चीजें तो हम देखेंगे ही देखेंगे। तो हम ये फिर मॉडल कौन सा है, वी मॉडल। देखो मॉडल क्यों आए नए नए, क्योंकि चैलेंजेस फेस हुए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे समझ लो कस्टमर बोला ठीक है मैं ये फिक्स कर दिया और हम वाटरफॉल मॉडल यूज कर रहे, ठीक है, और फिर वो केस मतलब डेवलपमेंट के बाद वो बोल रहा है कि नहीं हमें मतलब कुछ चेंजेस करना है, तो उसमें हम फिर क्या करेंगे, उसको ये बताएंगे कि मतलब हम रिटर्न नहीं कर सकते कि फिर नवी मॉडल यूज करेंगे। देखो वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप रिसोर्स कैसे यूज करें। ये तो हमारा कॉल है ना, ये तो आईटी टीम का कॉल है यार। क्लाइंट क्या बताएगा कि कौन सा मॉडल क्या नहीं, वो चेंजेस दे रहा है। अगर हमारे पास रिसोर्स कम है, देखो ऐसा है वाटरफॉल मॉडल बहुत सारे पॉइंट को लेके बाइंड है ना, बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वाटरफॉल मॉडल बहुत सारे पॉइंट को लेके बाइंड है ना। अगर वो पॉइंट जो वाटरफॉल मॉडल के हैं, वो पॉइंट अगर न्यू चेंजर एक्सेप्ट कर रहा है तो मॉडल कहाँ था वाटर, तो हम फिर किस में स्विच कर जाएंगे, वी मॉडल। अगर इन केस मान लो हमने स्टार्टिंग में हमारे पास इतना बजट नहीं था, हमने फॉलो किया वाटरफॉल मॉडल, तो यार ये मेरे पर डिपेंड करता है ना आईटी कंपनी। हमने स्विच करके किस में, फ्लेक्सिबल हो गए, यार चलो भैया नए चेंजेस लाओ, हम अब क्या करेंगे, तो पॉइंट हो जाएगा, तो हम कहेंगे भैया हमारे लिए रिसोर्स अब बढ़ाओ। तो हम क्लाइंट को बोलेंगे ऐसा है अब हमारे रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम 15 कहाँ 3-4 टीम की जगह क्या कर देंगे, 10-12 टीम कर देंगे। वैसे ही जैसे स्पाइरल अगर यूज करोगे तो कहोगे यार वाटर मॉडल में मान लो जहाँ रिस्क आ गया, तो यार जो प्रोजेक्ट हम बता दिए ना कि क्लाइंट भी तो डिसाइड करेगा ना कि उसको न्यू चेंजेस करवाने कि नहीं करवाने। अगर वो बोला नहीं न्यू चेंजेस करने हैं तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया ना आप हमारे रिसोर्स क्या कर दो, ये बिल कर दो, ये बिलेबर कर दो, अब हमें 10 इतने रिसोर्स चाहिए, इसकी बिलिंग करो, हम अडॉप्ट कर लेंगे। जब रिक्वायरमेंट फिक्स रहेगा तभी हम वाटरफॉल मॉडल यूज करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो पहले रिक्वायरमेंट मिल जाएगा तो उसमें डिसाइड कर लेंगे कौन सा मॉडल। लेकिन आपका 10 दिन बाद मूड बदल गया तो, या मान लो कस्टमर यूजर ने चेंजेस बता दिया नहीं सर मेरे को ये नहीं चाहिए, क्लाइंट को भी तो, क्लाइंट को क्या चाहिए, अपना प्रोजेक्ट चाहिए ना, उसकी क्या कर सके, उसके बिजनेस को क्या ग्रो कर सके। लेकिन वो भी तो पॉइंट किसके लेके आता है, यूजर का ही पॉइंट लेके आता है ना। उसको जहां जहां पॉइंट मिलेगा, कहीं अपने मान लो वो क्या है, उसके भी बहुत सारे टीम बैठा रखे हैं, उसने भी अपने बहुत सारे क्या बना रखे हैं, टीम, तो वो रेगुलरली चेंजेज होते रहते हैं यार। तो वो जब डिस्कस करेंगे तो कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, अच्छा वो लेके आएंगे हमारे पास, तो ये चेंजेस हो सकते हैं क्या, क्लाइंट ये बोलेगा। रेगुलर बेसिस पे चेंजेस एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई क्लाइंट है, मान लो मेरा एक छोटा सा शॉप है और मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूं, तो मेरे पास तो बजट है यार मान लो 10-20-50 लाख का है ना, तो हम हमारा जैसे बिजनेस अपने फिजिकली ग्रो कर रहा है, उसको क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास रिसोर्स कम है, बजट कम है, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे जैसे हमारा बिलिंग, हमें क्या है क्लाइंट बिलिंग करेगा तो हम रिसोर्स बढ़ा देंगे, हम क्या एजाइल यूज करने लगेंगे यार, वी मॉडल क्या, हम एजाइल यूज करने लगेंगे। ठीक है, एक कंपनी सभी मॉडलों को यूज करती है कि किसी एक को? क्या अगर जो कंपनी होती है किसी एक को, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है।
क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर वो चेंजेस एक करवा रहा है तो यार हम जैसे एज ए आईटी कंपनी हम सर्विस ही तो दे रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट का में हम अपना प्रोडक्ट डेवलप कराने बात अलग है, लेकिन एज ए सर्विस देना चाह रहे हैं तो फिर हम उसको बोलेंगे ना यार। अगर मान लो वो कहेगा भैया इतने में करो, 5 लाख 1 करोड़ में करो, तो लेकिन हमारा जब रिसोर्स कंक्लूड कर रहे हैं तो हमारा बजट किस में जा रहा है, 2.5-3 करोड़ में, तो वो चीजें हम क्लाइंट को बोलेंगे ना बीडिंग के दौरान, भैया नहीं 2.5 करोड़ में हो पाए, क्योंकि हम रिसोर्स इतना लगाएंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो हमारी टीम की साइज ऐसी होगी, इतनी बिलिंग होगी, प्रोडक्ट टीम ऐसा होगा, डेवलपर इतने होंगे, इतने टेक्निकल डेवलपर होंगे, इतने टेस्टर होंगे, इतने ऑटोमेशन इंजीनियर होंगे। ये सारी डिस्कशन होती है यार, किससे, क्लाइंट से, बिल्कुल होती है डिस्कशन। तो उनको अगर फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट चाहिए तो ऐसा टीम, उन्हें अगर मान लो स्टार्टिंग में उनको रिसोर्स ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम वैसे रिसोर्स लगा देते हैं। ये कंपनी भी फ्लेक्सिबल होती है कि उनको कैसा डेवलपमेंट चाहिए, तभी तो यार प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। आप फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे तो कहाँ प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो सर ये वाटरफॉल मॉडल और ये मॉडल ऐसा मतलब खाली फोकट में रहता है? हाँ सर, नहीं फोकट में नहीं है यार, फोकट में कोई चीज नहीं है। जैसे हम क्लाइंट हैं हाँ, और हमने वो एप्लीकेशन बनाई, जैसे आप, मैंने क्या बोला, प्रोजेक्ट ज्यादा मत सोचो, सिंपल है। आप क्लाइंट हो, आपको चाहिए फ्लेक्सिबल, तो आप यार डिफरेंट अप्रोच हम फॉलो करेंगे एज ए आईटी कंपनी। आप चाह रहे हो यार मेरे पास पैसा नहीं है, 5 लाख में काम कर दो, तो हम कैसे करेंगे भाई, आप बता दो, आपका पैसे हैं इतने, प्रोजेक्ट बजट के अकॉर्डिंग ही काम होगा। आप बताओ क्या है क्वेश्चन तुम्हारा। जैसे कहने का मतलब है मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं और इसमें मैंने देखो वी मॉडल क्या बोल रहा है, वी मॉडल ऑल्सो नोन एज ए वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। इन दिस ईच फेज एडीएलसी मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज। इसमें क्या है, ये भी पहला कंप्लीट होगा फिर हम क्या जाएंगे, नेक्स्ट फेज में जाएंगे। इसका मतलब देखो, बिजनेस रिक्वायरमेंट और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग दोनों साथ में चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसकी एक्सेप्टेंस देना, क्या हाँ मान लो रिक्वायरमेंट आई किसके थ्रू, क्या हुआ, चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोला, मस्ट बी कंप्लीटेड, देन हम नेक्स्ट फेज पे जा सकते हैं। फिर इट फॉलो ए सीक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस सेम लाइक ए वाटरफॉल मॉडल। लेकिन डिफरेंट क्या रहा है, अगर हम एज ए वाटरफॉल मॉडल यूज कर रहे हैं, डिफरेंट का क्या रहा, इसमें यही है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट और टेस्टिंग चल रही है वो पैरेलली चल रही है। कैसे देखते हैं, लेट मी मेंशन द नेक्स्ट पॉइंट व्हाई यू डू वी नीड द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। अगर मान लो एज ए वाटरफॉल मॉडल है तो इसकी क्या जरूरत पड़ी है, बात तो सही कर रहा है ना। देखते हैं, इन ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, इन द वाटरफॉल मॉडल वी हैव सीन दैट टेस्टर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट ओनली इन द टेस्टिंग फेज, बट इसमें टेस्टर इन्वॉल्व हो जाता है क्या, रिक्वायरमेंट से। इतना तो एडवांटेज है ना। वाटरफॉल मॉडल में टेस्टर कब इन्वॉल्व होता है, टेस्टिंग फेज में, लेकिन इस मॉडल में टेस्टर कब इन्वॉल्व हो जाता है, जब रिक्वायरमेंट आ रही है। इसकी ब्यूटी है वाटरफॉल मॉडल, सॉरी वी मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इन दिस टेस्टिंग इन्वॉल्व द अर्ली फेज ऑफ द एसडीएलसी, टेस्टिंग स्टार्ट द अर्ली, जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था क्या, अर्ली फेज, टेस्टर इन्वॉल्व हो जाता है अर्ली स्टेज, किसके, वी मॉडल, ठीक है। विच अवॉइड द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द डिफेक्ट विच इज द टर्न रिड्यूस लॉट ऑफ द रिवर। कुछ नहीं, क्या होता है जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसका और मेन किसका काम रहता है, इसमें टेस्टर का ही रहता है यार।
क्यों? क्योंकि हम वैलिडेट करते हैं किसका? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। अगर हमें ही पता हो गया कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो जो एफर्ट है, जो रीवर्क के एफर्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, डिलीवर फास्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक मॉड्यूल आ गया, उसको हम डेवलप करे जा रहे हैं, क्लाइंट कह रहा भैया क्या कर रहे हो? अभी कर रहे हैं। ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना यार। ये तो हम एज ए क्लाइंट, ये तो हमारा डिसीजन है यार। आप डेवलप कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो, तो हम स्विच करके किसी और कंपनी को दे देंगे। और प्रोजेक्ट ऐसे स्विच होते हैं। अगर आपका रिसोर्स सही नहीं है और प्रोजेक्ट ऐसे, तो कहते हैं ना कंपनी, जब आप कंपनी में काम करोगे तो कहते हैं यार वो प्रोजेक्ट क्या हो गया? निकल गया। प्रोजेक्ट निकल गया, इसका मतलब क्लाइंट आपसे खुश नहीं था, सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि आप डिलीवरी सही से नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे बग आ जा रहे थे, टेस्टिंग सही से नहीं हो पा रही थी, जो रिसोर्स था वो फिट नहीं बैठ रहा था, जो भी टेस्टिंग के जो एस्टिमेशन थे वो बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे। मतलब जो डिप्लॉयमेंट 2 वीक में होना चाहिए वो 4 वीक में घुस जा रहा था। तो इशू कहाँ रही थी? डिलीवरेबल में ना डिलीवर नहीं हो पा रहा था। तो क्लाइंट कहा नहीं भैया हमारे पास इतना। बात ये बताओ, जो 2 वीक में हो जाए वो 4 वीक में, तो बजट नहीं जाएगा क्या? जो 2 लाख में हो जाए, अगर वो 4 वीक में चला गया तो 4 लाख ऐसे ही हो गया, क्योंकि हमें मंथली पे आउट तो करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बार आपको 2 लाख दे दिए फिर आप 6 महीने तक करते रहो। ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको मंथली पे आउट होता है, तो उसी के लिए ऐसे करते हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पिक्चर में आ जाते हैं। पिक्चर में तो वहां भी आते हैं, लेकिन इसका सबसे ब्यूटी क्या है मालूम है? टेस्टिंग इन्वॉल्व हो जाता है इनिशियल फेज में। टेस्टिंग और क्या डेवलपमेंट साथ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, उसके साथ टेस्टिंग भी साथ चलते रहते हैं। इसका ब्यूटी है किसका? वी मॉडल। एक बार रिक्वायरमेंट के आगे नेक्स्ट फेज में चले गए तो रिवर्स बैक इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें भी रिवर्स बैक नहीं कर सकते। ठीक है। देखो, बोथ टीम टेस्ट एंड डेवलपमेंट वर्क इन द पैरेलल, साथ काम करें। कौन कौन? डेवलपमेंट टीम और टेस्टिंग टीम। ठीक है ना? द टेस्टिंग वर्क ऑन द वेरियस एक्टिविटी लाइक प्रिपेयरिंग टेस्ट स्ट्रेटेजी, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस। कुछ नहीं, जो आपको अभी एजाइल बताया जाएगा ना, हमारा काम ही क्या रहता है मालूम है? रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना, टेस्ट प्लान बनाना, टेस्ट स्ट्रेटेजी बनाना, टूल कैसा रहेगा, टेस्ट केस बनाना, RTM बनाना, टेस्ट रिपोर्ट बनाना, फाइनल रिपोर्ट बनाना, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट बनाना, दुनिया भर के काम। और सारी बहुत नहीं है। टेस्ट प्लान थोड़ा डिफिकल्ट है क्रिएट करना, बाकी तो डॉक्यूमेंट सारी इजी, अप्रोच भी आपको बताया जाए, ये सारी चीजें तो आनी चाहिए। मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टर में यही डिफरेंस है डॉक्यूमेंटेशन का। ऑटोमेशन का क्या रहता है? हम स्क्रिप्ट के लिए ऑटोमेट किए, उसमें क्या होगा? एक स्क्रिप्ट रन करके हम दिखा देंगे भैया हमारा क्या रिजल्ट है और कहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट फेल है, तो वो हम बग रेज कर देते हैं। हो सकता है कि वो कभी नेटवर्क के इशू हो, लेकिन जितने भी एक बार आपने स्क्रिप्ट चलाया 4-5, और ऑटोमेशन क्यों आते हैं पिक्चर में? देखो, मान लो अभी तो स्टार्टिंग में ऑटोमेशन कोई पिक्चर फिजिबिलिटी नहीं, लेकिन जब मॉड्यूल, अगर मान लो मॉड्यूल में नए फीचर लगभग 500-600 हो गए, तो अगर नए चेंजेस किसी मॉड्यूल में आ रहे हैं तो सारे फीचर कर जाओगे चेक करने? पॉसिबल है? जो 2 वीक की डिलीवरी है, फास्ट डिलीवर है, उसको क्या आप 2 वीक में करोगे? नहीं भैया, मैं कम से कम 1 महीना तो दे, पूरा प्रॉपर चेक करेंगे ना, मैनुअल है ना। तो आप ऑटोमेशन की फिजिबिलिटी कैसे यूज करते हो, कैसे ऑटोमेशन यूज करते हो, आप समझना। जो स्टेबल ऑलरेडी मॉड्यूल डेवलप हो चुका है उसको क्या कर देते हो? ऑटोमेट। क्या कर देते हो? ऑटोमेट। और नए चेंजेस क्या कर सकते हो? मैनुअल चेंज कर देते हो।
तो एक रिग्रेशन सूट चला देते हैं और एक क्या करते हैं, मैनुअल को हम मैनुअली चेक कर लेते हैं। तो अब जो मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल में चेंजेस है, केवल हमारा फोकस उसी पर है। और जो अलग अलग मॉड्यूल बने हैं पूरा हम स्क्रिप्ट रन करके इंश्योर कर लेते हैं कि अदर पे इम्पैक्ट नहीं आए। और टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट यही रहता है कि भैया जो चल रहा है वो तो चलना चाहिए, जो नए हैं वो तो चले ही चले, यही तो होता है ना। और ऐसा भी हो सकता है यार, नए और होता ही होता है कि आपके मॉड्यूल में कुछ नए एड ऑन हुए हैं, कुछ नए ऐड हुए हैं, तो किसी और मॉड्यूल में इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे कोड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आप मेथड को अभी आप जब पढ़ोगे आगे ना, तो आप किसी क्लासेस के मेथड इधर कॉल कर रखे होते हैं, तो आप अगर एक अप्रोच के साथ फॉलो नहीं करोगे तो इशू आता है, कोड में भी इशू आता है। तो इसलिए हम एक रिग्रेशन करते हैं कि यार कहीं और चीजें ना डिस्टर्ब हो जाए, और जो हमारे नए हैं वो तो चले ही चले, इसलिए ऑटोमेशन पिक्चर में आता है। बस इतना ही बात समझ में आया। लेकिन ऑटोमेशन इंजीनियर की पैकेज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यार स्टार्टिंग में उनका कोई काम नहीं, लेकिन एक बार वो स्क्रिप्ट रन कर दिए तो उसकी मेंटेनेंस उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। हाँ भैया, हाँ भैया, कहाँ या नहीं तो अच्छा, क्लास अभी क्लोज करना है क्या? हाँ, मुझे तो कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं, 5 मिनट देखते हैं, ठीक है। ये मॉडल खत्म करते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक बार देख लेना, कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपका टास्क रहेगा। मैं सबसे पूछूंगा एक एक पॉइंट इसके वी मॉडल के सभी से एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछूंगा, और जो 2 पॉइंट से कम बताएगा उसको बाहर करूंगा, ठीक है ना। कम, हाँ जी, तो 2 ही बता दो यार। अब तुमसे हम चार लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिया तो 2 बता दो। वैसे डिसएडवांटेज, हाँ 1 लाइन कोशिश करो। जो अभी देखो, अभी छोटे छोटे स्टेप हैं, अभी अगर आप एफर्ट कर गए तो बाद में आपके लिए बहुत बड़ा वर्क नहीं बन जाए। आप बात समझ में रहा कि अभी छोटे स्टेप लोगे तो बाद में लिए आपके बहुत इजी होंगे। हाँ भैया, हाँ अच्छा, भेज दिए हैं ना, ठीक है, तो आप आ जाइए। देखो अब पहला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपका टास्क है, लेकिन पॉइंट हम देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। फटाफट पॉइंट देख लेते हैं। जूम क्यों नहीं हो रहा भाई? वंस क्लाइंट सेंड BRS क्या होता है? बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेस। ये भी एक टाइप का क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स। उसकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी, उसको क्या कराना है। उसके बाद बोथ टीम टेस्ट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट देयर एक्टिविटी, देन द डेवलपर ट्रांसलेट द BRS टू SRS। हमने क्या बोला था कि यार बिजनेस क्लाइंट बोल दिया भैया ये काम कर दो, तो हम कर देंगे? नहीं यार, हम फिजिबिलिटी देखेंगे ना कि हम क्या डेवलप कर सकते हैं। तो हम उसके बिहाफ पे एक सीनियर, बहुत सारे क्या 2-3 सीनियर डेवलपर होते हैं, वो क्या बनाते हैं? SRS। और SRS क्या होता है? सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हमारा सिस्टम क्या एक्सेप्ट करा, उस बिहाफ पे हम क्या बनाते हैं? एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। द टेस्ट टीम इन्वॉल्व इन द रिव्यूइंग द BRS टू फाइंड द मिसिंग और रॉन्ग रिक्वायरमेंट। हम बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, हमें BRS मिलता ही मिलता है। और उसके बाद हम क्या मिसिंग है, कुछ इनपुट देना है, यही हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमें इनपुट देना है, क्या नहीं देना, सारी चीजें हम क्लाइंट के थ्रू, क्योंकि हम अर्ली स्टेज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम इनपुट देते रहते हैं। कोई रॉन्ग रिक्वायरमेंट है क्या, कोई मिसिंग है क्या, ये सारी चीजें देखते हैं।
राइट एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट केस। बात समझ में आई कि एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट क्या करते हैं, उस बिहाफ पे टेस्ट केस लिखते हैं और एक टेस्ट प्लान भी उसी के बिहाफ पे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन नेक्स्ट स्टेज द डेवलपमेंट टीम सेंड द एसआरएस टू टेस्टिंग टीम फॉर रिव्यू। अब देखो एसआरएस भी हमें किस लिए भी भेजा जा रहा है, रिव्यू करने के लिए। टेस्टर, अब ये वी मॉडल आया पिक्चर में, इसी का एडवांस वर्जन है किसका, एजाइल। एजाइल जब आया पिक्चर में तो कहां से निकल के आया, वी मॉडल। सर जो एक्सेप्टेंस और टेस्ट प्लान है वो यूएटी वाला है? नहीं, एक्सेप्टेंस आप बोल सकते हो, लेकिन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब यहाँ पे है कि जो टेस्टर इन्वॉल्व है वो रिक्वायरमेंट को, जो बिजनेस बीआरएस है उसको सिस्टम्स के साथ जोड़ के देखेगा भैया हम एक्सेप्ट क्या कर सकते हैं, हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट को चेक करना, रिव्यू करना, कोई इनपुट देना, फिर उसको किसके अकॉर्डिंग डेवलप करना, सिस्टम के अकॉर्डिंग। यूएटी वो अलग चीज है, उसको अलग रखना। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो, एसआरएस टेस्टिंग टीम रिव्यू एंड द डेवलपर स्टार्ट द बिल्डिंग द एचएलडी हाई लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन में क्या बनाते हैं, डिजाइन। अब उसको पिक्चर में लेके आते हैं क्या, यूआई। जब रिक्वायरमेंट एसआरएस फिक्स हो गया तो अब डिजाइनर इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्या बनाते हैं, डिजाइन। क्या मेरा लुक फील हो ये रहेगा, पेजेज ऐसे रहेंगे, यहां से फ्लो चलेगा, किसके थ्रू, डिजाइन। उसके बाद द टेस्ट टीम इन्वॉल्व द रिव्यूइंग द एसआरएस अगेंस्ट किसके, बीआरएस। जो डेवलपर एसआरएस बना रखा है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, बीआरएस को देंगे ना। बीआरएस एसआरएस को क्या करता है, रिव्यू करता है कि ऐसा तो नहीं है यार कि बीआरएस जो क्लाइंट बोला है उसके बिहाफ पे जो एसआरएस बना है उसमें कुछ तो मिसिंग नहीं है, क्योंकि हम बीआरएस को भी हम क्या करते हैं, रिव्यू करके इनपुट करके अपडेट करवाते हैं ना। तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि ऐसा हो सकता है डेवलपर डेवलप करना ना चाह रहा, हमारा काम क्या है, ढूंढना ना। टेस्टर का काम क्या है कि प्रॉब्लम को ढूंढना। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करते हैं, कोई मिसिंग होता है तो हम इनपुट देते हैं किसको, डेवलपमेंट टीम को, नहीं भैया क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है तो इसके अकॉर्डिंग आप सिस्टम में क्या करो, चेंज करो, नहीं उसको ये चेंजेस चाहिए, नहीं ये करो, उसको वो चेंजेस चाहिए, नहीं वो भैया ये भी डालो। तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। अगर दोनों आपको लगता है सही है तो फिर ठीक है, ठीक है। देखो उसके बाद क्या लिखते हैं हम, एक सिस्टम टेस्ट प्लान लिखते हैं कि अब एक्चुअल में क्या डेवलप होगा, और उसी बिहाफ पे क्या लिखते हैं, टेस्ट। अब इसमें क्या है, इसमें रिवर्क क्या है। अब हमने पहले एक्सेप्टेंस टेस्ट केस लिखा, एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान लिखा, उसी बिहाफ पे फिर जब सिस्टम ने एक्सेप्ट किया उसी बिहाफ पे हमने क्या लिखा, सिस्टम टेस्ट प्लान, सिस्टम टेस्ट केस। इसका मतलब हमने अपडेट किया किसको, सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट केस, जो हमने टेस्ट केस लिखे थे। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या है, इन द नेक्स्ट स्टेज द डेवलपमेंट टीम स्टार्ट बिल्डिंग द एलएलडी ऑफ द प्रोडक्ट, टेस्ट टीम इन्वॉल्व इन द रिव्यू द एचएलडी एंड राइट द इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान एंड इंटीग्रेशन टेस्ट। इसमें टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा हो जाता है, रिवर्क कुछ ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आई? हम रिव्यू करेंगे किसके, डेवलपमेंट टीम जो डॉक्यूमेंट बनाई है उसको। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट अर्ली से हो गया क्या, पैरेलली हम चेक कर रहे हैं, अगर वहां पे वो क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस टेस्ट केसेस और एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान बना रिव्यू कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, भैया नहीं ऐसे ऐसे, तो वो चेंजेज हो। उसके बाद क्या हो रही है, सिस्टम। उसके बाद क्या हो रही है, इंटीग्रेशन। अब मान लो सिस्टम एक्सेप्ट किया, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब मान लो 2-3 मॉड्यूल एक साथ बने हैं तो उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ना।
उसके फ्लो के चेक करेंगे भैया सही चल रहा है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेज क्या है। इन नेक्स्ट स्टेज द डेवलपमेंट टीम स्टार्ट विद द कोडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। द टेस्ट टीम इन्वॉल्व द रिव्यू द LLD एंड राइट द फंक्शनल टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस। अब देखो हम फंक्शनल पे आ गए। जब सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया फिर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अब UI पे हमें क्या क्या चेक करने हैं, कौन कौन से फीचर टेस्ट करने हैं, तो उसके हम टेस्ट केस अपडेट करते हैं किसमें, डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट फेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज डेवलपमेंट टीम रिलीज द बिल्ड टू द टेस्ट टीम। अब ये लास्ट स्टेज क्या है कि वो कोड डेवलपमेंट ने अपना डेवलपमेंट कर लिया और डिलीवर कर दिया किसको, टेस्टिंग टीम को। अब भैया क्या कर लो, टेस्ट कर, क्या कर लो। अब देखो क्या बोल रहा है, अब हमें बिल्ड दे दिया। बिल्ड मतलब समझते हो क्या होता है, कुछ नए चेंजेस, ये पीसा कोड। बिल्ड मतलब होता है कि जो नए फीचर आए हैं क्लाइंट के, वो चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में देना। भैया आप चेक कर लो अपने टेस्टिंग इन्वायरमेंट। और ये रेगुलरिटी होता है, भैया बिल्ड आ गया, आप क्या कर लो, चेक करिए। कुछ नहीं, वो नए नए फीचर आ गए हमारे इन्वायरमेंट, उसको चेक करना, बस इसी को बोलते हैं। और कोड को अपडेशन के बाद वो बिल्ड आ जाती है हमारे टेस्टिंग इन्वायरमेंट और नए नए चेंजेस चेक करते हैं। ठीक है, सर जो हमें टेस्ट केस लिखना बताया गया है वो सिस्टम टेस्ट केस है। हमें टेस्ट केस लिखना बताया गया है। अभी यहाँ पे देखो हमने कितने टेस्ट केस लिखे, 4 टेस्ट केस लिखे। एक्सेप्टेंस टेस्ट केसेस, सिस्टम टेस्ट केसेस, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस, उसके बाद फंक्शनल टेस्ट केसेस। लेकिन हमारा अब ये प्रोजेक्ट वेरी करता है ना, लेकिन हमारा एडॉप्टेशन इतना नहीं है। हम एजाइल को फॉलो करेंगे प्रॉपर, क्योंकि 95% आप समझ सकते हो कौन सा यूज हो रहा है, एजाइल। यहाँ पे ये भी तो मॉडल ही है ना, ये मॉडल ही नहीं। लेकिन अगर हमारा कंपनी ये मॉडल यूज कर रहा है तो हमें अप्रोच भी वैसे ही फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं आप किसी भी चीज के लिए फिक्स हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी टू कंपनी वेरी करेगी आप वहां पे क्या एडॉप्टेशन है, मतलब वो इन्वायरमेंट क्या एडॉप्ट कर रहा है, बस इतना सा। हमें ये चारों तरह के टेस्ट केस लिखना बताया है। बिल्कुल, लेकिन आपको केवल एक आइडियल टेस्ट केस बताया जाएगा। ठीक है, यहां भी बहुत ज्यादा रीवर्क है, तभी तो ये मॉडल चले गए। यहाँ पे हमारा टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही हो गया, डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए ये पिक्चर में ये खत्म हो गया मॉडल। अभी भी कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन अक्सर मॉडल यूज होता है स्पायरल और एजाइल और वाटरफॉल। वी मॉडल बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही है, डॉक्यूमेंटेशन कुछ ज्यादा ही है। देखो मल्टीपल नहीं है, देखो लग रहा है ना, हमारा रीवर्क बहुत ज्यादा है। वो भी बना दो फिर उसमें अपडेट करो, वो भी बना दो फिर अपडेट करो। ठीक है, देखो एडवांटेज क्या है, टेस्टिंग स्टार्ट इज द अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। ये पॉइंट है, आप क्या बताओगे, कल डिस्कस करके लेके आना। आपसे ये सारे पॉइंट हम पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, टास्क है। कुछ भी बता सकते हैं ना सर, अपने तरफ से। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हाँ, अपने तरफ से कुछ बता दो यार, लेकिन यही से बताना, यही मतलब इसी से रिलेट करके। हाँ हाँ बिल्कुल।